आतंकवाद के खिलाफ मस्जिदों में तकरीर का ऐलान किया गया है, लेकिन इस्लामिक स्टेट को नौजवान ऑनलाइन से मिल रहे हैं, इंटरनेट से मिल रहे हैं। क्या ऑनलाइन पर कुछ और है जिसके प्रभाव में नौजवान आ जा रहे हैं? यह भी एक सवाल है। तो मस्जिदों में अपील और तकरीर का ऐलान कर मुस्लिम संस्थाएं हिंदुस्तान की बचाव की मुद्रा में है, या वो अमेरिका, रूस, फ्रांस की मदद कर रही हैं आतंकवाद से लड़ने में? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, जमीयत उलेमा हिंद के सेक्रेटरी जनरल हैं। मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी साहब हैं, आप मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद के आप प्रमुख हैं। शिबा असलम फहमी जी हैं, रिसर्च स्कॉलर। और प्रोफेसर उम्मे सलमा बाबा, आप जेएनयू से हैं। और डॉक्टर AR रंजारिया, आप अध्यक्ष हैं इस्लामिक डिफेंस साइबर सेल के, आप मुंबई से हमारे साथ हैं। मदनी साहब, स्वागत है आपका। ये जो आप लोगों ने किया है, और 2006 से ही मैं देख रहा हूं कि तरह तरह से इमाम साहब का भी, असगर अली इमाम साहब ने भी दिखाया है कि सऊदी का और हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी और उर्दू में तमाम तरह के दाइश से लेकर आतंकवाद के खिलाफ फतवे हैं। अब फिर से करने की क्यों जरूरत पड़ी है? क्या तब आप लोग इस स्तर पर नहीं कर रहे थे, या आप बताना चाहते हैं और कुछ कोई दबाव है आपके ऊपर की? दबाव कुछ नहीं है, क्योंकि इस्लाम का नाम इस्तेमाल हो रहा है बेकसूर लोगों को मारने के लिए। इस्लाम और जिहाद, ये दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये दो चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका दो असर सीधे सीधे हमारे ऊपर पड़ता है। एक असर ये पड़ता है, लोग समझते हैं कि हम सही कर रहे हैं और ये सही कर रहे हैं। दूसरा असर ये पड़ता है कि दुनिया ये समझती है कि इस्लाम है ऐसा। इन दोनों वजहों से हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खड़े हों, खड़े रहें, खड़े हों। ओबामा ने ठीक कहा, एक तरह से ओबामा ने ठीक नहीं कहा है, किसी भी तरह से नहीं कहा, लेकिन हम उसको सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते, क्योंकि डाइल्यूट हो जाएगा इशू। आप वहाँ ले जाइएगा ज़रूर, आप छोड़ेंगे नहीं, हमें वहाँ ले जाएंगे, मालूम है। लेकिन हमें ये बात कहने का ज़रूर मौका होना चाहिए कि ये ओबामा नहीं बल्कि इस्लाम है जिसने हमको खड़ा किया है। हम इस्लाम को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती किसी ग्रुप को, किसी मुल्क को, किसी आदमी को, कि वो इस्लाम को किडनैप कर ले। देखिए, आप निंदा कर रहे हैं, आप खंडन कर रहे हैं, आप फतवा जारी कर रहे हैं, ये एक पहलू है। लेकिन जितना भी लिटरेचर हमने पढ़ा है, उसमें यही बात आ रही है कि जो यूरोप के जो नौजवान हैं, वो एक किसी ऐसे तस्वुर, कल्पना से प्रभावित हैं कि कुरान के हिसाब से कुछ खलीफाओं का युग एक बहाल होगा, जिसमें सब कुछ शरिया के हिसाब से होगा और कहीं जुल्म नहीं होगा, सब चीज़ इंसाफ पसंद लोग होंगे। तो इन सब बातों से वो प्रभावित होकर वो लड़के जा रहे हैं। उनको कौन लेकर जा रहा है? क्या जो पश्चिमी देश के जो जुल्म है वो लेकर जा रहा है, या फिर ये तो कोई मजहबी प्रेरणा उन्हें मिल रही है? हाँ, मतलब हमें उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि जब तक अगर हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, इन फतवों का, तकरीरों का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। देखिए, अब आप ये देखें कि आपने अभी तस्करा किया कि भारत में इतने सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं मुसलमानों के, और आपस में लड़ते भी हैं। आप देखें कि यूरोप में कितने मुसलमान हैं और भारत में कितने मुसलमान हैं, और कंपेयर कर लीजिए, तो हम बहुत फख्र के साथ, गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं, बड़े गर्व के साथ, कि सब कुछ आपस के हमारे इख्तलाफ के बावजूद, मतभेदों के बावजूद आपस के, इस एक बात पर सबका इत्तेफाक है कि टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इसी देश में। हालांकि इस बात को कहने की वजह से जगह नहीं मिलती हमको, इस बात को कहने की वजह से जगह नहीं मिलती। अगर हम ये कह दें कि उन्होंने सही किया है तो बहुत जगह मिलेगी। मतलब प्रेस नहीं दिखाएगा अगर आप ये कहें? जो भी कह लें आप सही नहीं, आप ठीक बताइए कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि यही कहना जब आप लोग 2006 से आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी कर रहे थे, तब प्रेस आपको नहीं मिला? नहीं मिला। ये जो 2013 की जिस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया है अभी, इसमें 7 मुल्कों के लोग थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और बड़े बड़े, नकली नहीं थे, फेक लोग नहीं थे, ओरिजिनल लोग थे। फेक लोग भी होते हैं वैसे? हाँ, होते हैं, लेकिन ओरिजिनल लोग थे। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सारे मुल्कों से बड़े बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स आए थे, ओरिजिनल रिलीजियस स्कॉलर्स।
और 2 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चली, एक दिन देवबंद में चली, फिर ये दिल्ली में उसका समापन हुआ रामलीला ग्राउंड में। इतना सा भी कहीं किसी ने जिक्र नहीं किया। आज पता नहीं आपको पुरानी कहाँ से मिल गई और आपने उसे दिखा दिया। नहीं, मैं तो कल से शुक्रिया अदा करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि एक उम्मीद की जा रही थी कि इसे लेकर हरकत यूरोप, अमेरिका, जहां ये बुनियादी समस्या ज्यादा है, वहां पर इस तरह से जो मदनी साहब ने शुरू किया, अचानक सड़कों पे प्रदर्शन का एक ऐलान हुआ ताकि लोगों का ध्यान जाए कि वो और अपील कर रहे हैं, वहां पे नहीं देखा गया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, मुझे नहीं मालूम कि वहां हुआ है कि नहीं हुआ है। उन देशों में भारत की ये जो सक्रियता है डिफेंसिव है या फिर वही महान बताने वाली, मतलब नहीं हम महान हैं, हम अच्छे हैं? मुझे ये लगता है कि ये जब हम लोग इस तरह की मीटिंग करते हैं या इस तरह का जो 75 इन्होंने आज किए हैं, 75 मुजाहरे किए हैं, ये सारे के सारे तब होते हैं जब आतंकवाद स्पिल ओवर करके माई बाप तक पहुंच जाता है, जब उसमें यूरोप या अमेरिका फंस जाता है या वो असरअंदाज हो जाता है, उसको नुकसान उठाना पड़ता है, तब होता है। जब तक मुसलमान, सुन्नी, वहाबी जो कि ताकतवर हैं, जब तक वो अपने अंदर के कमजोरों को मार रहे होते हैं, तब तक कोई कुछ नहीं बोलता है। 1900 शिया पिछले साल उड़ा दिए गए बमों से और टारगेट किलिंग करके पाकिस्तान में। आपने कहीं सुना कुछ? कहीं सुना कुछ आपने? तो परेशानी क्या है कि जब माई बाप को तकलीफ होती है और उससे तो डर लगता है सबको, तब तो सब बोलते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ बोलना है, खड़े होना है, सब कुछ है। लेकिन यही दाइश, यही ISIS, यही तालिबान जब अपने कमजोरों को मार रहे होते हैं, तब आपने वो सुना है, वो के भीतर के छोटे छोटे गुटों को मार रहे होते हैं। ये पॉलिटिक्स है, ये पावर पॉलिटिक्स है, ये पावर पॉलिटिक्स है। आप मुझे ऐसा कोई सुन्नी वहाबी गुट बताइए, सुन्नी शिया इनके बीच जो पावर पॉलिटिक्स है, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि कोई ऐसा गुट बताइए सुन्नी वहाबी मुसलमानों का जिसने गैर सुन्नी वहाबियों के अलावा भी किसी को मारा हो, कुछ और किया हो, खासकर शियों को मारना। और ये वहां भी हो रहा है, इराक में भी हो रहा है, ये सीरिया में भी हो रहा है, ये सब जगह। अभी आप देखिए जो बॉम्बिंग हुई है, यमन में जो बॉम्बिंग हुई है, तो अपने अंदर के कमजोरों को ये लोग पूरी इंप्यूनिटी के साथ बिना किसी रोक टोक के मार लेते हैं। लेकिन मेरा ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि ये जो सारी हम कवायद भारत में जैसे देश में करते हैं, इसका कनेक्ट क्या है उन लोगों से जो मारकाट कर रहे हैं? कोई कनेक्ट है क्या? कोई जैसे एक उदाहरण है कि कुछ लोग हमारे यहाँ से भी गए हैं, हिंदुस्तान से भी गए हैं। होम मिनिस्ट्री ने बताया है कि 30-32 लोगों को वापस लाया गया है, उनकी काउंसलिंग की गई है, 20 से कुछ अधिक लोग चले भी गए हैं। इस सेगमेंट में आप मुझे और इजाजत दें तो मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि ये जो नफरतें हैं ना एक दूसरे के लिए, ये शिया सुन्नी नफरतें घर घर में पाली जाती हैं। मैंने वो सारी क्लिपिंग्स हैं, आप कहें तो मैं अभी बता दूं और आप दिखा दें उसको। शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर और काफिर का कत्ल वाजिब, ये पूरा प्रोपेगेंडा है। आप ये सोच लीजिए कि ये पूरा प्रोपेगेंडा खुल करके पाकिस्तान में, खुल करके इराक में, खुल करके बाकी सब जगहों पर चलता है और इसको बर्दाश्त किया जाता है, इस पर कोई नहीं बोलता। तो जब तक आप अपने अंदर के कमजोरों को मारने के खिलाफ खड़े नहीं होते हैं और जब वो वायलेंस स्पिल ओवर हो करके जब वो माई बाप तक पहुंचता है, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचता है, तब आपको लगता नहीं अब तो बोलना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इस पर आप दोनों जवाब दें बारी बारी से। मुश्किल में तो नहीं फंस? देखिए सवाल जवाब, देखिए ये बात सही है, ये बात सही है कि जब मजहब के भीतर के जो फिरकों में तनाव होता है और एक दूसरे को निशाना बनाया जाता है, मारा जाता है, तब वैसी इस तरह की सक्रियता नहीं है। तो अगर आप जब तक इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो वो हिंसा तो इसी के गर्भ से पैदा हो रही है ना। तो जो बाद में किसी और शक्ल में किसी और को जाके टारगेट, फ्रांस तो साइड इफेक्ट है। बहुत अच्छा है। हम लोग असल में बैठे एक बड़े आतंकवाद के खिलाफ जो आलमी शक्ल इख्तियार कर चुका है और ग्लोबल शक्ल, ग्लोबल शक्ल इख्तियार कर चुका है। और फ्रांस में हुआ, कुछ दिन पहले हुआ था, अमेरिका में भी हुआ, सऊदी अरब में हुआ, हमारा देश खुद ही उससे प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपनी जगह है और हम सबको मिल करके इस नासूर को, इस आतंकवाद को खत्म करना है। सवाल को क्यों दरकिनार कर दिया? नहीं, मैं आ रहा हूं वहां। असल टारगेट वही है। अब अभी जो बहन जी ने ये मसला उठाया कि अंदर जब होता है तो उसको कोई कुछ नहीं कहता,
एक वर्चस्व की लड़ाई तो है ना। क्या ये बात सही नहीं है? उसूली सब जानते हैं ये बात सही है। उसूली तौर पर सबसे पहले ये बात जाननी चाहिए हाँ। कि दो सगे भाई हों या दो एक ही मसलक के नहीं, मानने वाले हों। ये जमीन हथियाने का झगड़ा नहीं है, ये मार देने का है। 1600 उदाहरण दिया उन्होंने। तो मार देने का अंदर जो है एक ही धर्म के लोग, बल्कि एक ही धर्म में जो बटे हुए फिरकों में, वो एक दूसरे से भी लड़ते हैं, मारते हैं। हाँ। और उसका कोई फतवा अगर फतवा उसका निदान है तो उसका कोई फतवा बने ही वो तो इसलिए उसका भी फतवा अमेरिका को मारने के लिए देखिए नहीं बने। मैं इसमें वो यूरोप को मारने के लिए नहीं बने। जवाब पर आ रहा हूं आइए कि वहां हो चाहे यहां हो, ग्लोबल हो चाहे अंदर हो, ये सब बुरा है। इस वक्त दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हम नहीं देखते कि सिर्फ शिया चाहे सिर्फ सुन्नी वो काफिर है। मतलब मैं एक स्कॉलर हूं छोटा सा, मैं कह सकता हूं मेरे पास किताबें हैं कि सब काफिर हैं, सबको मार देना चाहिए। शिया बहरहाल कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भाई हैं। एक हिंदू तो कलमा पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन उसको भी है कि अगर उसको कहीं मार दिया आपने तो सारे संसार को मार डाला। ये हमारा सिद्धांत उसूल है। कैसे ये कह सकते हैं कि इस बंटवारे को हम कहीं तकसीम ही नहीं करते। रह गया मेरे पास जो बहुत सी किताबें हैं, किसी भी आलिम का नाम ले लें, सऊदी अरब से लेकर के यहां तक, यहां के जो वरिष्ठ उलमा हैं, देवबंद के हैं, अहले हदीस के हैं, कभी ये कहा हो कि ये काफिर हैं और कोई फतवा यहां रिलीज किया गया हो, अंदरूनी तौर पर मस्जिदों में कहा गया हो, ऐसा नहीं है। कभी कोई दिखा नहीं सकता है। मैं अहले हदीस की तो गारंटी ले सकता हूं कि काफिर कहा गया हो। आज मैं बीमार था, लेकिन जैसे इधर से ये गया, मैंने देखा है दसियों किताबें उठाई हैं उसी हालत में, और कहीं तो मिले कि कुफ्र के किसी भी जरिए से किसी भी तारीख में, ठीक है, अहले हदीस उलमा ने उसको काफिर कहा हो किसी को। इसमें दूसरी बात जो मुझे ये कहनी है कि जो यहां का जो इस्तेमार अंग्रेज था, लड़ाओ और फूट डालो और हुकूमत करो, आज इस वक्त इस आतंकवाद के पीछे मुसलमानों को मारने के लिए या किसी को भी मारने के लिए उसको धर्म से जोड़ करके, फिर धर्म से आकर के अंदर एक ही धर्म के लोगों को जुझा करके, तो आप ये कह रहे हैं कि सब कोई दूसरा देश कर रहा है? नहीं, देश नहीं, लड़ाने वाली तत्वें हर जगह मौजूद हैं, वो कर रही हैं, और बहुत आसानी से लोग शिकार हो रहे हैं। और एक जगह जब हो जाता है तो रद्द अमल पर दूसरा भी कर रहा है, जो सही नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर लड़ाने वाली ताकतें आप सब लोगों को पता, और हम लोग चीख चीख के कह रहे हैं ताकतें हैं ऐसी, तो मुसलमानों को, और जो पावरफुल तबका है सुन्नी वहाबी मुसलमानों का, जो पैसे से भी पावरफुल है और जनसंख्या में भी पावरफुल है, उसको ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि हमें अपने छोटे भाइयों को साथ में लेके चलना है? और दूसरी बात ये कि अगर लड़ाने वाले हैं तो उनके इशारों पर बेवकूफ बनने की कॉपीराइट है क्या हमारे पास? साहब, अगर इराक में, जैसा शिबा ने कहा कि ये अगर प्रोपेगेंडा चल रहा है अपने ही फिरकों के खिलाफ कि वो काफिर हैं और उनको मार देना जायज है, तो क्यों ना हम आईसिस को फिर शिया ईरान के अगेंस्ट देखें कि उसी प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है, कि उसको सैंक्शन भीतर से मिल रहा है। अगर मैं इस सवाल को ये ले जाऊं कि उसको सैंक्शन जो है वो भीतर से मिल रहा है। ऐसा है, आप जिस तरह यहां बुलाकर ये मीटिंग करा रहे हैं आज, तो मैं मीटिंग के इस तरीके से बिल्कुल सहमत नहीं, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप ये कह दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए कि मैं लाजवाब हूं। नहीं, मैं ये क्यों करूं? मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, मौलाना ने आपके हाथ में दिया हुआ है, आज फ्रांस तक पहुंची है तो हम खड़े हुए हैं। अपने मारे जा रहे थे तो हम खुश थे, दाइश मार रहा है, लेकिन मौलाना ने बताया है आपके हाथ में 2006 से है, तो 2006 ये फरवरी 2015 में इनका हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। हाँ जी, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब हैं, हाँ, उन्होंने सारी तंजीमों के साइन से, सिग्नेचर से, जिस दिन दाइश डिक्लेयर हुआ था उसके 40 दिन के अंदर अंदर फतवा जारी किया, और वो फतवा नहीं, स्टेटमेंट जारी किया, सॉरी फतवे का लफ्ज नहीं होगा, स्टेटमेंट जारी किया। मेरे फतवे में जिस शाये किया गया इस स्टेट तो ऐसा है कि बहुत जल्दी जल्दी बोलकर मुझे नहीं लगता कि मुझे एक बात बताइए, मैं इस बहस का, मैं अपने दर्शकों की तरफ से जानना चाहता हूं। सॉरी, मैं इस बहस, सॉरी एक मिनट, एक सेकंड, मैं हर बहस करने के लिए इस बहस का हिस्सा नहीं बनूंगा। आप बहुत जल्दी गुस्सा, मुझे ये बताइए कि ये जो फतवा है, बिल्कुल उसूली बात है, मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं आपके साथ हूं। ये अच्छी बात नहीं है कि कोई अगर किसी बात से एतराज है तो आप उसमें शामिल हो, ये मत कीजिए।
मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो फतवा जारी किया आपने और ये जो किताब छपी, ये आप दोनों बताएं कि कितने लोगों तक पहुंचती है। जैसे अभी कहा जा रहा है, जैसे कर्नाटक की खबर हमने बताई, मैंने कहा कि वहां 2013 के मस्जिदों को 14 दिसंबर 2013 को रामलीला ग्राउंड में मिलियन लोग इकट्ठे थे। वो तो ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं मस्जिदों है, में ऐसा नहीं है, हाँ। आप लोगों ने दिखाया नहीं ना, आप लोगों ने उसको छुपा के रखा। और ठीक है। आप इस तरह की बहस कराने के लिए, हम कह रहे मुंह पे हाँ। कीचड़ डालने के लिए यहाँ नहीं, मैं कीचड़ नहीं डाल रहा। सॉरी, आपको भी पता है कि मैं इससे कीचड़ पहले भी डालने मैं एक वाला नहीं मर्तबा आपको भुगत मुझे चुका एक हूं, बात तो मैं मुझे बताइए कोई कि प्रॉब्लम ये नहीं है जो इसमें। अभी जो कहा गया नहीं, है, आप मैं शौक क्लैरिफाई से- कर दूं, हाँ। जो क्लैरिफाई चाहे कर करें। दूं। आपको जो भी बात बुरी लगी, लेकिन ये मैं हिंदुस्तान के बाहर जो हो रही है सियासत मुसलमानों के अंदर की, उस पर बात कर रही थी। और मैंने ये बात कही कि ये जो अच्छी बातें यहाँ के मुसलमान कर रहे हैं, इसका कनेक्ट क्या है उन लोगों से। मेरा सवाल ये था, आप लोगों की जो भी जद्दोजहद है उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो मैंने कोई आप लोगों की शान में गुस्ताखी मौलाना, मैं ये जानना चाहता हूं असगर अली साहब कि ये जो जैसे अभी कर्नाटक के जामा मस्जिद के मुफ्ती ने लिखा है कि वहां जो 6000 मस्जिद हैं और उसके जो इमाम हैं वो पढ़ें नमाज से पहले या बाद में, तो ये जो छपा आप लोगों ने, ये सारा जो किया, मतलब यहाँ की सभा के अलावा जो ओबामा कह रहे हैं उससे कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूं कि समाज के निचले तबके, आखिरी आदमी तक ये बात कैसे आप लोगों ने पहुंचाई। हमारे प्रेस ने नहीं छापा, ये ठीक है, रजिस्टर हो गया। महमूद भाई ने एक बात कही है कि 1 लाख, लेकिन मीडिया के लोगों ने बताया जिस दिन हम लोग ये कर रहे थे, इत्तेफाक से एक बड़े विद्वान बाहर के आए हुए थे, तो उस दिन हमको इंटेलिजेंस ने भी बताया, पुलिस ने भी बताया कि ये आइंदा शायद आपको रामलीला मैदान में मिले नहीं। वो लोग बिल्कुल वहां पर हॉस्पिटल तक पहुंचे थे, काफी भीड़ थी, जिस दिन मेरा इमाम साहब भी आ नहीं पा रहे थे। कहने का मतलब कि उसमें हमारे 23 स्टेट के जो ब्रांचेज हैं उसके हजारों हजार लोग पहुंचे थे। पहली चीज, जिस दिन ये हमने 6 में दिया था, इसमें आप गवर्नर से लेकर के वजीर आजम सब लोगों को इससे मुतल्लिक मैसेज, मैंने उनके मैसेज इसमें छापे भी हैं, उसी वक्त छापे हैं। उस वक्त भी हमने दिया था। जिस वक्त शिवराज पाटिल जी हमारे कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो रहे थे, हमारे 23 स्टेट के तमाम मदरसे, तकरीबन 3000 मदरसे वाले वहां मौजूद थे, नुमाइंदे मौजूद थे, अवामी बहुत बड़ा नहीं था। ठीक है। अंसारी ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था, यहां से उठ के हम लोग वहां गए थे, वो बड़ी जगह थी कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने रामलीला मैदान में किया, तो वहां हर स्टेट के तकरीबन हर मदरसे के उसी मौके से शिवराज पाटिल जी के हाथ से, चूंकि होम मिनिस्टर थे, हमने जो 2000 मदरसों के पहली वॉल्यूम जिल्द तैयार की थी वो उनके हाथ से साहब एक चीज बताइए कि नहीं, मैं यही जानना चाहता हूं, क्या ये बाहर के देशों में इस तरह की सक्रियता हुई है क्या, जैसा आप लोगों ने किया है यहाँ पे? वो ठीक है, पिछले 9 साल से आप लोग कर रहे हैं, 2006 से कर रहे हैं, तो 9 साल हो गया। बहुत मुल्कों ने किया है, यूरोप में भी किया है इस तरह से। जैसे फ्रांस ने कहा कि जो रेडिकल मॉस्क हैं उनको हम बंद कर देंगे, तो ये रेडिकल मॉस्क क्या है, उनकी पहचान क्या है, मुझे नहीं पता कि साधारण। हाँ, मैं एक लफ्ज थोड़ा सा कह सकता हूँ। हाँ रोश भाई, यहाँ अभी मिस्र, इजिप्ट में हमारे जो भारत के एम्बेसडर हैं, उनके वास्ते से अजहर ने भेजा, वहां के जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां से मुझे दावतनामा आया। 120 मुल्कों के लोग थे, 700 सिर्फ आलिम थे, उसमें सिख भी थे, ईसाई, शिया, सारे लोग थे। मैं उसमें था दोनों दिन, बहुत जम करके 2 दिन मैंने भी बोला। वो सब आतंकवाद के खिलाफ था। अभी जो आपने कहा कि बाहर में भी क्या आप लोगों ने आवाज पहुंचाई या वहां कुछ हुआ, पूरा आतंकवाद के खिलाफ था। कम से कम 3 अहम कॉन्फ्रेंसों में जो बड़े पैमाने पर दुनिया के हर मुल्क के लोग वहां नुमाइंदे आते हैं, वहां हमने उस कॉन्फ्रेंस में जो आतंकवाद के खिलाफ था, हमने वहां पर शिरकत की। प्रोफेसर बावा, इसका मतलब यह है कि ओबामा साहब ज्यादा पॉलिटिक्स कर गए। कम से कम हिंदुस्तान के जो मुस्लिम संगठन हैं, उन्होंने ये तो बता दिया कि वो अगर आप लोग नहीं उतरते तो बात जिक्र करने का मौका नहीं मिलता कि 2006 से ही, है ना, हजारों और लाखों की संख्या के सम्मेलनों में ये लोग ऐसा प्रयास कर रहे थे। अभी आप जी अभी हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने एक साहब का मजमून छापा, इसी तरीके से जैसे हमारे ओबामा जी कह गए हैं, उसी तरीके से छापा कि मुस्लिम तंजीमें खामोश रही, 1 महीना से बोल रही हैं, मुसलमान है वो, और हमारे यहां से उसका जवाब गया, फिर छपा। मैंने कहा कि हिंदुस्तान एक्सप्रेस, इनकलाब, उसके पहले सफे, आखिरी सफे भरे हुए थे, पूरे पिक्चर के साथ कॉन्फ्रेंस। उर्दू अखबार भरे हुए थे, जी, उर्दू अखबार भरे हुए और हिंदी के अखबार नहीं। उसी अखबार में आप लिख रहे हैं, ठीक है, उसी अखबार में लिख रहे हैं आप कि किसी ने नहीं किया। ठीक है, तो मैंने उदाहरण दिया था कई कॉन्फ्रेंसों का, फॉरेन के। अब ये रजिस्टर हो गया, ठीक है।
पर इस पॉलिटिक्स को मैं थोड़ा सा यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो कहा गया है, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि यूरोप में जो ये रेडिकल मॉस्क हैं वो कैसे ऑपरेट कर रहा, फिर वहाँ की सरकारों ने क्यों नहीं देखा, वहाँ की मुस्लिम सोसाइटी ने क्यों नहीं देखा इसको? देखिए, पॉलिटिक्स तो सब जगह है और जब तक कोई दहशत नहीं होती या कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप ये नहीं सोचते हैं कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन या संगठन जो है वो सही है या गलत है। जब कोई शक की बात होती है तभी आप उस पर ज़्यादा नज़र डालेंगे। अब तक तो कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं थी। हाँ, ये बात ज़रूर था कि 2001 के बाद जब अमेरिका पे अटैक हुआ था तो उसके बाद वहाँ पे भी और यूरोप में भी और अमेरिका में भी काफ़ी सतर्क हो गए थे कि हमारे समाज के अंदर ही कुछ ऐसे नौजवान हैं जो रेडिकलाइज हो चुके हैं। और ये बात तो अब भी सामने आई है, जो पेरिस में अटैक हुआ है कि 6 लोग तो फ्रांस के ही नागरिक हैं, यानी जो वो रेडिकलाइज कैसे हो रहे हैं? क्या कोई मस्जिद में कोई इमाम उनको रेडिकलाइज कर रहा है या वो खुद से हो रहे हैं, जो इतनी तरह उस जगह का जो स्थिति है उससे हो रहे हैं? जी, एक देखिए, कोई एक ऐसा, या हम बहुत जनरल कमेंट कर दे रहे हैं कि कोई किसी मस्जिद में गए वहां रेडिकलाइज नहीं, देखिए इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है कि आपने गोली खा लिया और आप रेडिकलाइज हो गए, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं जो मिलके करते हैं। एक माहौल है, एक इंटरनेट है, एक तरीके का एक ऐसा वातावरण भी बन जाता है जिसमें कि कई चीज़ें सामने आती है। क्यों ऐसे होता है कि एक इंसान मान लीजिए सुकून की तलाश में, सब कुछ है जिंदगी में उसके पास, उसके बाद भी उसको लगता है कि ये मुझे सूट नहीं करता ये जिंदगी, और ये आप जो आईसिस का जो हो रहा है, ISIS का हो रहा है, उसको आप धार्मिक नजरिए से देख पाती हैं क्या कि इसके होने में इस्लाम का या किसी उसके सेक्ट का बड़ा रोल है? देखिए, धर्म को तो जैसे अभी मदनी साहब ने भी बताया, ये तो एक तरीके से किडनैप हो चुका है। धर्म का तो एक तरीके से नाजायज फायदा उठाया जा रहा है और उस नाम का आगे लगा के ये लोग काम कर रहे हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। पर जो सप्लाई हो रही है, जो लोगों की जो सप्लाई हो रही है, उनका लिंक तो बताया जा रहा है ना कि सप्लाई तो बहुत सारी चीजें सप्लाई कर रही है। ये पॉइंट ये है कि ये लोग, हाँ, ये बात भी सही है कि हथियार और पैसा भी तो उनको कोई पहुंचा रहा है, और पहुंचा रहा है। आप ये मत कहिए कि सिर्फ उन लोगों को कई चीजें चाहिए एक आइडेंटिटी बनाने के लिए। आप किस तरीके से अपनी पहचान बनाएंगे, वो पहचान उन्होंने इस्लाम का इस्तेमाल करके बनाया है और ये चीज तो सामने आनी चाहिए। ये सामने अभी इन लोगों ने जैसे जिक्र किया कि यहाँ पे हम लोगों ने कितने पहले से कहा है, और आप ये बात भी सोचिए लगभग 9 साल से कह रहे हैं। मैंने यहाँ पे तो 2 तंजीमें हैं, उन्होंने इतना तो सैकड़ों गिना दिया, तो बात ही नहीं बाकी और का तो मैं नहीं जानता हूँ। देखिए, इंडिया में तो आतंकवाद का जो इम्पैक्ट है वो तो बहुत ही पुराना है, और जब तक कि अमेरिका में नहीं हुआ तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी चर्चा और बहस भी नहीं हुई थी। हमारे साथ अंजारिया साहब साइबर डिफेंस साइबर सेल के हैं। पर एक बात बताइए कि जो आप लोग कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के जो इस्लामिक संगठन कर रहे हैं, लेकिन ये पढ़ने में आ रहा है, अभी इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था कि जिस लड़के ने आईसिस की तरफ कदम बढ़ाया था, वो कह रहा था वो ऑनलाइन सर्च करता चला गया वहां जाकर। तो जो आप लोग कह रहे हैं, ये सवाल आप तीनों से है, पर जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ऑनलाइन वर्जन, जो वहां पे कौन लोग हैं, क्या ये लोग नहीं है, क्या इनकी बातें नहीं है जिनसे जो नौजवान वहां ढूंढने जाता है मोक्ष का मतलब, मुक्ति का मतलब, या फिर उस अंतिम रास्ते की तरफ, वो क्या कोई रास्ता, कोई और कुरान है वहां पर, कोई और किसी किस्म के वहां पर एक तरह से इस्लाम का कोई और वर्जन है जो इन लड़कों को उस रास्ते पे ले जाता है, इस रास्ते पे नहीं ले जा रहा है जो आप लोग बताते हैं? सबसे पहले तो रवि जी, मैं आपने आज हमें दावत दी उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा ये कि हमारी बहन ने जो अभी बातें कही, मैं उससे, उन्होंने एक जुमला ये इस्तेमाल किया कि माई बाप, यानी अमेरिका, फ्रांस या इंग्लैंड। तो मैं एक इंडियन हूँ और मैं मेरे मुल्क के सामने किसी को माई बाप नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि हमारे जो आज हमने फतवा शाये करवाया, जिस पर 1070 लोगों ने, उलमा और मुफ्तियों ने दस्तखत किए, हर पेज पर अलग अलग, जिसमें रजा एकेडमी के उलमा हैं, जिसमें जमीयतुल उलमा के उलमा हैं, जिसमें जमीयतुल अहले हदीस के उलमा हैं, जिसमें सैयद शाह इमाम बुखारी साहब हैं, जिसमें कचौचा दरगाह शरीफ से लोग हैं, जिसमें अजमेर शरीफ से लोग हैं, जिसमें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से लोग हैं, यानी कि पूरे मुल्क की बोरा हजरात, अहले तश हजरात, सारे लोगों ने मिलके, हमारा इस वक्त नजरिया सिर्फ एक है कि जब 4 बच्चे कल्याण से आईसिस में दाखिल होते हैं, महाराष्ट्र से ये बात पता चलती है कि इंडिया के 4 बच्चे इस आईसिस में दाखिल होने के लिए चले गए। उसके बाद यूनियन होम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आता है कि अब उसकी तादाद 17 हो गई है। हमें ये बात सबसे पहले तशवीश पहुंचा रही थी कि क्या भारत आईसिस को लेकर के
मुस्बत कदम उठा सकता है। तो हमें ऐसा लगा कि भारत के मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि अगर हमारे बच्चों को कुरान और हदीस का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके, जहां ताल्लुक हमारी बहन कह रही थी कि इस्लामिक देश में छोटे ग्रुप को कुचला जाता है, मैं समझता हूं कि इस साल जो हज हुआ है उस वक्त तो फ्रांस अटैक नहीं हुआ था, लेकिन इस साल हज बैतुल्लाह पर सऊदी अरब में बिल्कुल यौम अरफा के रोज मुफ्ती साहब ने, इमाम हरम ने वहां पर ये खुतबे में अपने कहा कि दाइश गैर इस्लामी जमात है और ये जुल्म कर रही है। अब इससे बड़ी निंदा पूरी दुनिया में कहां हो सकती है, जहां पर सभी छोटे छोटे गुट, हज पर तो सभी मौजूद रहते हैं, वहां पर पूरी दुनिया को मैसेज देने की कोशिश की गई। हमारा सिर्फ यही कहना था, हमारा सब्जेक्ट ये है कि हम गंगा जमनी तहजीब में रहने वाले लोग हैं। हमारे मुल्क को लेकर दाइश के साथ में अगर दाइश ने इस किस्म से वर्गलाना शुरू किया, आज मेरी जानकारी ऐसी है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्सेस से कि 50 के करीब मुस्लिम बच्चे या इंडियंस, हम मुस्लिम बच्चे नहीं, हमारे इंडियंस बच्चे गल्फ की अलग अलग कंट्रीज में डिटेन किए गए हैं, जो कि ISIS की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे या उन्होंने मन बनाया था। अब उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें इंडिया में डिपोर्ट करने का प्रोसेस चल रहा है। तो ये अगर इस तरीके से ये लोग करने लगे तो आज लाखों बच्चे हमारे गल्फ में एम्प्लॉयमेंट में हैं, लाखों लोग हैं। तो ये ऐसा है कि हमने तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गंगा जमनी तहजीब में अपने आप को बढ़ा पाया है ना, लेकिन वहां पर तो किंगडम है। अगर उन लोगों ने ऐसा कोई फैसला कर लिया कि इंडिया के बच्चे जो है वो गलत काम कर रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। आप कह रहे थे कि हिंदुस्तान के बच्चों के लिए फिक्र करने की बात नहीं है। जो अंजारिया साहब कह रहे हैं कि इतने सारे प्रयासों के बाद फिर भी, अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं कि फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं उनको रोकने में, आप अपनी तरफ से उनका ब्रेन वॉश करने में। नहीं, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि मसलन यूके तो बहुत थोड़ी तादाद है वहां लोग इंडिया के मुकाबले में, लेकिन जाने वाले बहुत ज्यादा है। उसके मुकाबले में इंडिया में बहुत बड़ी तादाद है। दुनिया के मुसलमानों की 1/3 पॉपुलेशन, दुनिया के मुसलमानों की 1/3 पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। जिस रेशो से वहां से लोग गए हैं, उसी रेशो से अगर यहां से चले जाते या उसके 50% रेशो से चले जाते तो यह संख्या 50,000 पे चली जाती। तो ऐसा है कि हम तो कामयाब हैं, हम ये समझते हैं हम कामयाब हैं, और जो कमजोरी है उसको दूर करना है। क्या काफी है कि फतवा जारी किया या मस्जिद से कभी काफी नहीं अगर है, तकरीर कर दिया गया, कभी काफी नहीं है, आगे जाना चाहिए। खास तौर से हमें ऑनलाइन सिस्टम बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। हमें उसको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजी बना करके, आपको लगता है कि वहां पर कुछ गलत इंटरप्रिटेशन है ऑनलाइन? बिल्कुल, मटेरियल तैयार करना पड़ेगा और उसका जवाब उसी तरह से देना पड़ेगा, तो भी लड़ाई जीती जा सकती है। अगर आपने ऑनलाइन काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजी नहीं बनाई तो फिर लॉन्ग टर्म आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे जहां आज हैं हम। तो हमें अपनी इस कमजोरी को पहचानना है, मानना है और इसको दूर करना मानते है। हैं जी। अगर नहीं मानेंगे तो दूर नहीं कर सकेंगे, फिर नुकसान हो जाएगा 10 साल के बाद, 5 साल के बाद। आप ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। वक्त का अभी जो एक इशारा है, आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और ये है कि जो आज का जो नौजवान है वो केवल कोई कागज या दस्तावेज नहीं पढ़ता है, वो 24 घंटे में से एटलीस्ट 10 घंटे तो ऑनलाइन है। उस चीज को अगर आप नहीं समझेंगे और पहचानेंगे और उस चीज को अपनाएंगे नहीं, तो फिर आपकी जो आउटरीच है वो तो उतनी लिमिटेड रहेगी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मदनी साहब को जाना है, इसके बाद हाँ मौलाना साहब नहीं, उनको मौलाना साहब को सोच रहे हैं अकेले ठीक है, एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे। थोड़ा हम वहाबी और सलफी के बारे में बात करना चाहते हैं, वहाबी और सलफी के बारे में। ये अच्छा है कि हिंदुस्तान से जो मुस्लिम संगठन है वो इस मामले में नेतृत्व ले रही हैं और ये भी स्वीकार कर रहे हैं ये लोग कि इंटरनेट पे हमारी मौजूदगी कम है या हमारी तरफ से कोशिशों में कमी है और वहां पर कुछ ऐसी गड़बड़ियां हैं जिसे रोकने की जरूरत है। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। जी, अब हमारे साथ अब 3 लोग हैं, समय कम है, तो मैं मौलाना असगर अली साहब आपसे मैं जानना चाहता हूं, चूंकि आपके नाम में सलफी है, ठीक है, मैं जोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन ये हमने पढ़ा है कि जो ISIS इस्लामिक स्टेट है उसमें सलफी धारा के लोग जाते हैं, जिसको वहाब से जोड़ा जाता है, ठीक है। आप लोग भी अहले हदीस की बात करते हैं, एक थोड़ा सा हिंदुस्तानी वहाब अगर समझा जाए मोटा मोटी आप लोगों को भी,
तो दोनों में क्या समानता है और यहां जो आपकी अपनी लड़ाई है वो कि उनकी राजनीतिक लड़ाई से कैसे अलग है? यहाँ जो लड़ाई मतलब यहाँ के भी तो कोई स्वरूप तो होगा ना उसका, जो आप वहाबिज्म है यहाँ का, जिसमें कई लोग, मैं पढ़ रहा था उसमें ये कह रहे थे कि इसमें वो तत्व आ सकते हैं जो इस वक्त हम सऊदी में देख रहे हैं या फिर हम सीरिया में देख रहे हैं या उन देशों में देख रहे हैं। देखिए, इसको जो वहाबीज़्म जिसको कहा जा रहा है, ये कहां से पैदा हुआ था? खुद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने उसको वहाबीज़्म नहीं रखा, उसको मोहम्मदीज़्म होना चाहिए था, क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब थे, वहाब नहीं थे। वहाब तो खुद उनके मुखालिफ थे, बाद में ठीक हो गए थे। मैं ये कह रहा हूं कि वहां के वहाबी हों, जिनको अहले हदीस, अपने को यहां लोग अहले हदीस कहते हैं, अंग्रेज ने बदनाम करने के लिए, जिसके इस वक्त हमारे कुछ लोग शिकार हो गए हैं कि यहां होता है तो सऊदी अरब में होता है, पाकिस्तान में होता है तो नहीं करते हैं, क्रश करते हैं। उसी तरीके से अंग्रेज ने उस वक्त इस बात को फैलाया कि वहाबी के खिलाफ। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब उस वक्त भी कोई आतंकी या कोई फिक्र नहीं दिया। इस वक्त जो है दाइश जो है, सबसे पहले उसका कंडम करने वाला सऊदी अरब है। इंडिया में सबसे कंडम उसकी भी भूमिका का नाम उसमें आता है। मतलब खंडन करना एक बात हो सकती है, लेकिन मदद, अभी सऊदी के विदेश मंत्री ने कहा कि जो असाद के खिलाफ लड़ रहे हैं बागी, हम उसकी मदद करेंगे। अभी उन्होंने कहा है, क्या सऊदी अरब ने यह कहा है कि आईसिस आतंकवादी संगठन है? हाँ, कहा है। वो तो इतनी मर्तबा कहा है। अभी आपने सुना जो भाई, हाँ, अभी वो कह के गए, उन्होंने कहा है, हाँ। लेकिन उन्होंने कहा है इस हज की बात, उस हज से पहले से वहां के जो बड़े मुफ्ती हैं, जिन जो खुतबा देते हैं हज में, हर जगह पढ़ने में आया है, सऊदी का नाम उसमें पढ़ने आया है। हाँ, ये इतना बड़ा प्रोपगंडा है सऊदी के खिलाफ, सऊदी के खिलाफ, जिससे सबके ताल्लुकात सबसे अच्छे हैं, जिसको सऊदी अरब खुद ही, जिससे जिस आतंकवाद, जिस दाइश और आईएस से वो जूझ रहा है, वो जूझ रहा है या ईरान जूझ रहा है या सीरिया जूझ रहा है? नहीं, सऊदी अरब जूझ रहा है। और आपने देखा होगा अभी सऊदी अरब 10 अटैक हुए हैं ईरान के, यमन के वास्ते से। मैं असगर अली साहब से कुछ और पूछना चाहता हूं आपसे, यमन के वास्ते से। और यहां जैसे आपने देखा होगा रूस को भगाने के लिए अमेरिका कूद पड़ा। आप लोग समय का क्या करूं मैं? तालिबान कहां से आ गया फौरन? ये एक अभी आप ही लोग फरमा रहे थे कि इस्लाम के कुछ दुश्मन हैं, उनके हाथों में मुसलमान जो है बेवकूफ बन जाता है, उनके खेल जाता है। ठीक है, ये वही दुश्मन जो अमेरिका दुश्मन है, ये वही अमेरिका है जो कल ताकीद भी कर रहा था कि मुसलमानों ने अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं दी। देखिए, कहा क्या जा रहा है और किया क्या जा रहा है, इसके फर्क कुछ समझना पड़ेगा। अगर आप पॉलिटिकल करेक्ट बयान दे करके वो सब कुछ कर रहे हैं और इसमें छुप जाना चाहते हैं, और हम पर कौन सी पट्टी बंधी है, हम क्यों ना इस पर सवाल करें कि जो दाइश, जो आईएसआईएस है, वो किस पर हमले कर रहा है। ये फैक्ट्स हैं, ये इंटरप्रिटेशंस नहीं हैं, ये फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स को पहचानिए। कौन लोग मारे जा रहे हैं आईएसआईएस के जरिए? प्रोफेसर, तालिबान किसको मार रहा है? सऊदी के रोल को आप कैसे देखती हैं? जो असगर अली साहब तालिबान को फाइनेंस कौन सऊदी कर रहा खुद है? विक्टिम है इसका। तालिबान को फाइनेंस कौन कर रहा है? अफगानिस्तान में कोई सुन्नी के अलावा शिया नहीं। 2 शो जो किया है मैंने, उसमें कई मेहमानों ने कहा है, वक्ताओं ने कहा है कि सऊदी का एक अपना रोल है, वो इस तरह के वहाबिज्म को फैला रहा है, जिससे ये खुराक इस तरह के नौजवान उससे मिल रहे हैं। आप असगर अली साहब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो खुद उसने निंदा की है, खुद उससे जूझ रहा है। कोई सही या गलत वाली बात की इतना सिंपल सा चीज नहीं है। ये बात जरूर है कि सऊदी अरब का अपना एक पोजीशन है और उसके पास पेट्रो डॉलर्स भी हैं और वहां पे पूरे गल्फ रीजन में पॉलिटिक्स जबरदस्त है। तो ऐसा तो नहीं है कि सऊदी अरब ने कुछ ही नहीं किया है और सब कुछ सही ही करा है, ये बात आप नहीं कह सकते हैं। इसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि वहां पे उनके तरफ से भी जो पहल होनी चाहिए एक दिखाने के लिए कि वो, जैसे कहा जाता है, दे आर द कस्टोडियंस ऑफ द होली प्लेसेस, तो उनको उस राजनीति से परे क्या वो जाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मेरी तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई पीड़ित है और कोई पीड़ा पहुंचाने वाला है, ये देख लीजिए कि वो पीड़ा किसको पहुंचा रहा है। किसी सुन्नी को मारते हैं क्या वो लोग?
वो सिर्फ शियों को मार रहे हैं। और हम लोग क्या ये अंधापन है, बिल्कुल ये जानबूझ के अंधापन है कि असगर हम अली साहब, देखें कि फाइनल सब जगह कमेंट। हो रहा है। मैं और वैसे हम आपको मना बुलाया कर था दें। कि हिंदुस्तान में वहाब और तबलीग के तंजीम पे बात करता, नहीं, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान खुद माइनॉरिटी है, वो यहाँ नहीं करेगा। पूरी दुनिया हमारे इराक में हाँ। आज सुन्नी पूरे तौर पर, देखिए मैं इसी को नहीं कहना चाहता था, शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। यहाँ ये जो बहन हमारी छेड़ रही हैं, वो बिल्कुल ही नहीं, हमारे देश में तो है ही नहीं, वहां भी नहीं कह रही हैं कि हमारे देश की बात नहीं कर रही। 2,55,000 लोग मारे गए हैं, वो शिया 2,55,000 लोग हैं। उससे वहां इस वक्त हुकूमत ईरान के मुआफिक हुकूमत है, अमेरिका उनको दे करके गया, अमेरिका जो हुकूमत देकर नूरी मालकी भाई हमारे शिया थे, उनको दे करके गया है। यही है कि ये बहस यही चीज समझ रहे हैं हम, इसका विस्तार इतना शामियाना इतना बड़ा है कि टानते टानते प्रोग्राम खत्म हो जाता है। बहुत मुश्किल है कि इसमें सारे पहलुओं को आ जाए, नहीं लेकिन पढ़ना है। एक पहलू जरूर है कि शिया मारे जा रहे हैं, सऊदी अरब में एक भी कांड नहीं हुआ है। मैं ये प्रोग्राम बराक हुसैन ओबामा को भेजने वाला हूँ अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके। आप देखते हैं प्राइम टाइम। असगर अली साहब, कार्यक्रम खत्म हो चुका है।